हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा कर रहे हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पे कितने 30 वीडियोस पढ़ चुके हैं, जिसमें आप लोगों का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। और आप लोग मेरे बारे में तो जानते ही हैं, मेरा नाम इंद्रेश कुमार है और मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ 2025 में 2024 के दिसंबर में विद 99.82 परसेंटाइल के साथ क्लियर किया है। इससे पहले मैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के टॉपिक कंप्लीट करवा चुका हूं। इसके पश्चात और ताम्र पाषाण संस्कृति भी कंप्लीट करवा चुका हूं। आज जिस टॉपिक की बात चल रही है उसमें ताम्र पाषाणी संस्कृति के महत्व और उसकी कुछ प्रमुख ताम्र निधियां क्या थी या गैरिक मृदभांड स्थल क्या थे, उनके बारे में संक्षिप्त बताएंगे। और उसके बाद आएगी लौहयुगीन संस्कृति। तत्पश्चात कल या परसों से स्टार्ट हो जाएगा सिंधु सभ्यता या हड़प्पा घाटी की सभ्यता के बारे में बताएंगे। तो आज जिस टॉपिक की बात हो रही है उसका नाम है ताम्र निधि और गैरिक मृदभांड स्थल के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ये जो ताम्र निधि है, इससे पहले मैं ये बता चुका हूं कि ताम्र पाषाण काल संस्कृति के बारे में चल रहा था। ताम्र की खोज होने से क्या क्या फायदे हो गए थे, यानी पाषाण ताम्र पाषाण संस्कृति में क्या, ताम्र पाषाण संस्कृति में ताम्र के उपकरणों के या औजारों के जहां पर एक साथ समूह में पाए गए जो उपकरण, कैसे पाए गए हैं, एक समूह में पाए गए जो उपकरण हैं, एक समूह में पाए गए उपकरण और क्या हो जाएंगे, औजार या हथियार, उन्हें बोलते हैं ताम्र निधि। क्या बोलते हैं उन्हें, ताम्र निधि के नाम से जाना जाता है। ये चीज समझ में आ गई। ताम्र पाषाण संस्कृति में किस तरह के उपकरण मिलते थे, ताम्र पाषाण संस्कृति में तांबे के मिलते थे और किसके, पाषाण के उपकरण भी मिलते थे। यानी मोस्टली तांबे के उपकरणों का यूज किया जाता था, लेकिन तांबे के उपकरणों के साथ साथ पाषाण काल के पाषाण उपकरणों का भी प्रयोग किया जाता था। ताम्र पाषाण संस्कृति में तांबे की खोज होने से कृषि करना आसान हो गया था। क्या करना आसान हो गया था, कृषि करना आसान हो गया था, जिससे उससे हल बनाए जाने लगे थे, नाव बनाए जाने लगे थे, जिससे भारतीय ग्राम्य समुदाय में यानी ग्रामीण संस्कृति को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला था। एक युगांतरकारी घटना थी उस समय की, यानी तांबे की खोज क्या थी, एक युगांतरकारी घटना किसके जीवन में, कृषक समुदाय में। और जब कृषक समुदाय का विकास हो जाता है तो उसमें क्या हो जाती है, धीरे धीरे कृषक समुदाय से ग्राम्य संस्कृति का विकास होता है। ग्राम्य संस्कृति यानी ऐसे गांवों का निर्माण हुआ जिसमें खेती की प्रधानता थी, फसलों की प्रधानता थी। ये चीज समझ में आ गई होगी, ग्राम्य संस्कृति। अब बात आज हो रही है ताम्र निधियां, कौन कौन से उपकरण थे। तो जो ताम्र निधियां हैं ये देखना है कि ताम्र निधियां, तो सबसे पहले जो ताम्र निधि मिली है वो गंगा यमुना दोआब में मिली है। गंगा यमुना दोआब होता है, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब बोला जाता है। दो नदियों के बीच का क्षेत्र जो होता है वो दोआब के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लो पंजाब, 5 आबों का समूह यानी 5 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसे पंजाब के नाम से जाना जाता है। तो आज बात हो रही है गंगा यमुना दोआब क्षेत्र की, यानी ये ऐसा क्षेत्र है जहां से क्या मिले हैं, तांबे के उपकरण मिले या ताम्र निधियां मिली हैं। ताम्र निधियां मिली हैं। यहाँ पे कौन कौन से उपकरण हो सकते हैं, तो यहाँ पे जो उपकरण मिले हैं उनमें बाड़ाग्र, क्या मिले हैं, बाड़ाग्र मिले हैं, छेनी मिली है, बसूला मिला है, हथौड़ी मिली है, कुल्हाड़ी मिली है आदि। इस तरह के उपकरण जो थे गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। इसके कुछ प्रमुख स्थलों की बात कर ली जाए, मान लो इसके प्रमुख स्थल कौन से हैं। प्रमुख स्थल तो आ जाएगा राजपुर परसू आ जाएगा, अहित छत्र आ जाएगा, अतरंजी खेड़ा हो जाएगा,
अतरंजी खेड़ा हो जाएगा, नोह हो जाएगा, रोपड़ हो जाएगा आदि। कुछ ऐसे स्थान है जहां से ताम्र निधियां देखने को मिलती हैं। उत्तरी भारत के क्षेत्र हैं जहाँ पे इस तरह के उपकरण देखने को मिलते हैं। और प्रमुख पुरास्थल में राजपुर परसू आ जाता है, अहिच्छत्र आ जाता है। ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है। अतरंजी खेड़ा हो गया, नोह हो गया, रोपड़ हो गया। रोपड़ पंजाब में पड़ता है। ठीक है। अब बात आती है कि जो सबसे बड़ी निधि मिली है, यानी सबसे बड़ी जो ताम्र निधि मिली है, वो मिलती है मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ी ताम्र निधि, सबसे बड़ी ताम्र निधि जो मिलती है वो मध्य प्रदेश के गुनगेरिया में मिलती है, जहां से 424 तांबे के उपकरण और 102 चांदी के पतले पत्थर मिलते हैं। सबसे बड़ी जो ताम्र निधि मिलती है वो कहाँ मिलती है? मध्य प्रदेश के गुनगेरिया गुनगेरिया से मिलती है। ठीक है। अब कौन कौन से उपकरण मिलते हैं? तो यहाँ गुनगेरिया से मिलते हैं 424 तांबे के उपकरण मिलते हैं। तांबे के उपकरण और कितने मिलते हैं? 102 चांदी के मिलते हैं। 102 चांदी के पतले पत्थर, इस तरह के उपकरण जो हैं ये देखने को मिलते हैं, जो सबसे बड़ी ताम्र निधि है। अब बात आ रही है आज दूसरे टॉपिक की, जो जिसका नाम है गैरिक मृदभांड स्थल। क्या हो जाएगा? यहां से देख लेते हैं। गैरिक मृदभांड स्थल, ये क्या होते हैं? यानी ऐसे मृदभांड, ठीक है, ऐसे मृदभांड जो किससे बने हैं? मिट्टी से बने हुए हैं। लेकिन मिट्टी भी कैसी है? जो भूरी है। कैसी है? भूरी है। पीजीडब्ल्यू में आते हैं, पेंटेड है, यानी लाल रंग के जो पत्थर होते थे उन पर काले रंग से क्या करा गया है? यानी जो गैरिक मृदभांड पत्थर है वो लाल रंग के, लाल मृदभांड हैं। क्या है? लाल मृदभांड हैं। और क्या करा गया? काले रंग से उनका अलंकरण किया गया। काले रंग से अलंकरण का मतलब है सजाया गया है। अलंकरण का मतलब है सजाया गया है, यानी लाल मिट्टी से जो बने हुए हैं मृदभांड, मिट्टी के जो बर्तन, उनमें काले रंग से उन्हें सजाया गया। उन्हें बोला गया गैरिक मृदभांड स्थल। क्या बोला गया? गैरिक मृदभांड स्थल। इस तरह के जो उपकरण जो मिलते हैं, यानी इस तरह के जो गैरिक मृदभांड जो सबसे ज्यादा पाए गए, वो पाए गए हैं राजस्थान और हरियाणा के सीमा पे। राजस्थान और हरियाणा के सीमा मतलब बॉर्डर लाइन पे, यानी बॉर्डर लाइन नाम है जोधपुर में। जोधपुर राजस्थान में पड़ता है, जोधपुर में मिलते हैं। ठीक है। यानी सबसे ज्यादा जो गैरिक मृदभांड के स्थल मिलते हैं वो जोधपुर में मिलते हैं, जो राजस्थान में पड़ता है। अब जोधपुर में क्या मिलता है? सर्वाधिक मोटा जमाव मिलता है। किसका? सर्वाधिक मोटा जमाव। सर्वाधिक मोटा जमाव मिलता है गैरिक मृदभांड स्थल का। गैरिक मृदभांड स्थल का, गैरिक मृदभांड उपकरणों का या गैरिक मृदभांड स्थलों का मिलता है। अगर इसके टाइम पीरियड की बात करी जाए तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 2000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व है। ठीक है। कितना है? 1500 ईसा पूर्व है इसका। अब ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके अगर स्थानों की बात करी जाए तो इसके कुछ स्थान जो मिल जाएंगे वो मिल जाएंगे। हस्तिनापुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हस्तिनापुर हो जाएगा। अतरंजी खेड़ा हो जाएगा। अतरंजी खेड़ा स्थान वही है, लगभग 9 है। श्रृंगवेरपुर है, श्रृंगवेरपुर आदि। यानी इस तरह के कुछ स्थान जो हैं ये चीज देखने में मिलती है। अब मेन बात आई कि संपूर्ण रूप से एक वोकैब करवा देता हूं जहां से ये पता चल जाए कि ये सारे स्थल जो है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो आप इन लोग इसे नोट कर चुके होंगे और प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा। अब जो बात आ रही है मेन स्थानों की आ रही है, यानी कहाँ कहाँ मुख्य रूप से ये पाए जाते हैं। तो जो पहला स्थान है उसका नाम है राजस्थान, यानी पहला जो है राजस्थान है। क्या है? राजस्थान। अब राजस्थान में 3 स्थान मिलते हैं।
यानी कौन सा है? पहला आहार है, आहार, जिसे ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है, ताम्रवती। दूसरा है गिलुंद, क्या है? गिलुंद। तीसरा है बालाथल, बालाथल। गिलुंद से क्या मिला था? पकाई गई ईंटें, पकाई गई ईंटें, यानी पक्की ईंटों के निशान कहाँ से मिलते हैं? पकाई गई ईंटों के जो साक्ष्य हैं, पकाई गई ईंटों के जो साक्ष्य हैं यहाँ से मिलते हैं। आहार ताम्रवती, यानी तांबे के जो मोस्टली जो उपकरण मिले वो आहार से ही मिले। बालाथल से क्या मिला है? बालाथल से मिले हैं काले और लाल मृदभांड, BRW बोल सकते हैं, BRW, ब्लैक एंड रेड वेयर, यानी काले और लाल मृदभांड जो मिलते हैं कहाँ से मिलते हैं? बालाथल से मिलते हैं। दूसरा स्थान आ जाएगा मध्य प्रदेश देश में, जहाँ से ताम्र नदियां देखने को मिलती हैं। क्या है? जोरवे है, जोरवे नहीं आएगा। मध्य प्रदेश से आ जाएगा गुनगेरिया, गुनगेरिया। फिर क्या आ जाएगा? एरड़ आ जाएगा, कायथा। चौथा स्थान क्या मिल जाएगा? मालवा, मालवा हो जाएगा। और एक स्थान और हो जाएगा नवदा टोली। क्या हो जाएगा? नवदा टोली। नवदा टोली एक ऐसा स्थान है जहां से क्या मिला? भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित क्षेत्र है। कौन सा? मालवा, भारतीय उपमहाद्वीप का, यानी इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप का, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत, सबसे विस्तृत उत्खनित क्षेत्र, उत्खनित क्षेत्र। ठीक है, जहां से क्या मिलते हैं? जहां से बर्तनों के 4 मंदिर मिलते हैं, बर्तन के 4 मंदिर भी यहां से मिलते हैं, बर्तन के 4 मंदिरों के साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। मालवा जो है कायथा है, कायथा जो है यहाँ की संस्कृति के जो मृदभांड मिलते हैं ये सभी संस्कृतियों में सर्वश्रेष्ठ है, यानी सर्वश्रेष्ठ संस्कृति, सर्वश्रेष्ठ मृदभांडिक संस्कृति हो जाएगी, मृदभांडिक संस्कृति। यानी ताम्र पाषाण काल की जितनी भी संस्कृतियां मिलती हैं वहां के मृदभांडों में सबसे ज्यादा जो सर्वश्रेष्ठ मृदभांड मिलते हैं वो कायथा से ही मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? कायथा से ही मिलते हैं। अब आ जाए एरड़ से, यहाँ से मिले हैं विशाल मिट्टी, यानी मिट्टी की क्या बनी है? सुरक्षा प्राचीर, यानी दीवार बनाई गई है, विशाल मिट्टी की सुरक्षा प्राचीर, सुरक्षा प्राचीर। और बुल्गारिया से तो पता है कि सबसे बड़ी ताम्र पाषाणिक निधि मिली है, यानी सबसे बड़ी ताम्र निधि, सबसे बड़ी ताम्र निधि, जहां से क्या मिला है? 424 तांबे के उपकरण मिलते हैं। कितने? 424 तांबे के उपकरण और 102 चांदी के उपकरण, यानी 424 क्या हो जाएंगे? तांबे के उपकरण, तांबे के, और 102 क्या हो जाएंगे? चांदी के। ये चीज समझ में आ गई होगी। मध्य प्रदेश हो जाता है, उसके बाद आता है महाराष्ट्र। क्या आता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देख लेते हैं 4-5 स्थान है जो जोरवे है, जोरवे है, नासिक है, जोरवे हो गया, नासिक हो जाएगा, चंदौली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंदौली हो जाएगा, चंदौली। दैमाबाद हो जाएगा, दैमाबाद। यहाँ से क्या मिलते हैं? गणेश की मूर्ति मिली है, तांबे से क्या मिलती है? गणेश की मूर्ति मिलती है, गणेश की मूर्ति मिली है। रथ हाँकता मनुष्य, रथ हाँकता मनुष्य, ये चीज समझ में आ गई। चंदौली से मिलता है, चंदौली से मिलती है तांबे की छेनी, तांबे की। अब ये जो टॉपिक चल रहा है इसमें ज्यादातर चीजें जो हैं ये याद करने वाली ही हैं। नासिक से क्या मिलता है? तो नासिक से जो मिलता है कुछ भी साक्ष्य ऐसा नहीं मिला है। नेवासा से मिलता है पटसन, जोरवे, जोरवे भी एक संस्कृति है जहां से टोटीदार मृदभांड मिले, टोटीदार बर्तन मिले, टोटीदार। और नतौली मृदभांड, नौतली यानी 9 तल बने हुए, नौतली मृदभांड हो जाएगा।
एक और स्थान है जहाँ से है नेवासा, नेवासा से मिलते हैं पटसन। क्या मिलता है? नेवासा से, नेवासा से मिलता है पटसन। 3 हो गए। राजस्थान में मिलते हैं, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में मिलते हैं, बिहार हो जाएगा। बिहार में देख लेते हैं क्या है। बिहार में एक स्थान आता है सोनपुर है, चिरांद है, सोनपुर है, सोनपुर है, चिरांद है, ठीक है, सेनुवार है, सेनुवार। पश्चिम बंगाल से क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल से एक ही आता है महिसादल। पश्चिम बंगाल से क्या आता है? महिसादल। ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये ताम्र पाषाणी के स्थल कैसे थे और कहाँ कहाँ इनका विस्तार मिलता है। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश में एक स्थान मिलता है जिसका नाम है खैराडीह। क्या नाम है? खैराडीह। आज स्टार्टिंग कर देता हूँ लौह युगीन संस्कृति के बारे में, थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद कल थोड़ा डिटेल से अध्ययन करवाएंगे इसके बारे में। लौह युगीन संस्कृति, इसके बाद क्या आया? लौह युगीन संस्कृति आया, लौह युगीन संस्कृति। यानी इससे पहले लौह युगीन संस्कृति से पहले क्या करवा चुके? ताम्र युग और कांस्य। ताम्र और कांस्य के उपकरणों के पश्चात लोहे के उपकरणों का प्रयोग शुरू हो जाता है। ताम्र के, लोहे की धातु का ज्ञान लोगों को प्राप्त होता है। जब लोहे की धातु का ज्ञान प्राप्त होता है तो उससे क्या होता है? किसानों को सबसे ज़्यादा फायदा होता है, उससे खेती करना आसान हो जाता है और उसके उपकरण बनाए जाने लगते हैं, हथियार बनाए जाने लगते हैं। सबसे पहले जब लोहे की धातु का ज्ञान हुआ तो उससे युद्ध के उपकरण बनाए गए। तत्पश्चात क्या बनाए गए? तत्पश्चात जो खेती के उपकरण थे, कृषि उपकरण थे, वो बनाए गए। ये चीज़ समझ में आ गई। सामान्यतः जो था लोहे की जो खोज होती है वो उत्तर वैदिक काल में होती है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व माना जाता है लोहे के बारे में, ठीक है। जब इसकी खोज हुई तो इसका जो परिणाम स्वरूप, इसका जो परिणाम निकला वो क्या है? मानव के जीवन में युगांतरकारी परिवर्तन लेकर आया, जिससे खेती करना आसान हो गया, पशुपालन करना आसान हो गया, यानी खेती के उपकरणों से खेती करना आसान हो गया, पशुओं को रखना आसान हो गया। ये चीज समझ में आई। अगर बात करी जाए इसके विस्तार की तो इसका विस्तार जो है लौह युगीन संस्कृति का विस्तार भारत के पूर्वी भारत, मध्य भारत, उत्तरी भारत, दक्षिण पूर्वी भारत सभी जगह देखने को मिलता है। तो बात हो रही है लौह युगीन संस्कृति, यानी ऐसा संस्कृति जिसमें लोहे के उपकरणों की प्रधानता हो। यानी तो किसके बाद आया? पहले, इससे पहले ताम्र युग पढ़ा चुके और कांस्य। इन संस्कृतियों के पश्चात क्या आई? लौह संस्कृति आई। क्या आई? लौह संस्कृति आई। लौह संस्कृति आई। जब लौह संस्कृति आई तो क्या हुआ? लौह संस्कृति के परिणाम स्वरूप क्या बनने लगे? कृषि उपकरण बनने लगे। सबसे पहले युद्ध के हथियार बने, युद्ध के हथियार बने। तत्पश्चात क्या बना? कृषि उपकरण बनने लगे, कृषि उपकरण बनने लगे। जब कृषि उपकरण बनने लगे तो कृषि के उपकरण से किसानों को सर्वाधिक लाभ हुआ। यानी इससे जो उस समय के जो राज्य थे वहां की अर्थव्यवस्था में युगांतरकारी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो कृषि उपकरणों से क्या हो गया? खेती करना आसान हो गया। क्या हो गया? खेती करना आसान हो गया, खेती करना आसान हो गया, खेती की जुताई करना आसान हो गया। क्या क्या औजार बनने लगे? तो हल बना, ठीक है, छेनी बनी, और क्या बनने लगे? हल हो गया, छेनी हो गया, और इसी तरह के जैसे हथौड़ी हो गया, कटार हो गया, हंसिया हो गया। इस तरह के जो उपकरण थे ये खेती के काम में आने लगे। खेतों, कुदाल बनी, क्या बना? कुदाल बनी, जिससे खेतों की निराई करना आसान हो गया, खुदाई करना आसान हो गया। अब अगर बात आती है तो ये लौह युगीन संस्कृति जो आती है वो उत्तर वैदिक काल में आती है। उत्तर वैदिक काल में इसका ज्ञान होता है, उत्तर वैदिक काल में, जिसका टाइम पीरियड कितना माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई होगी। लौह युगीन संस्कृति जिसमें मुख्यतः लोहे के उपकरणों की प्रधानता थी, युद्ध और हथियार
युद्ध के हथियार बनाए जाने लगे, तत्पश्चात कृषि उपकरण हुआ, खेती करना आसान हुआ। जब खेती करना आसान हुआ तो युगांतरकारी परिवर्तन आया मानव के जीवन में। युगांतरकारी परिवर्तन यानी क्या हुआ, तांबे और कांसे के उपकरण इतना ज्यादा प्रभावी नहीं होते थे जितना कि लोहे के उपकरण खेती करने में आसानी होने लगी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला जो खेती में बदलाव लाने के लिए, खेती की जुताई करने में बहुत ही सहायक हुआ। अब बात आती है कि इसके विस्तार के बारे में। तो इसका विस्तार भारत के सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। मुख्यतः जो देखने को मिलता है वो उत्तर भारत के क्षेत्रों में देखने को मिलता है लोयुगियन संस्कृति का विस्तार। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी मिलता है, पूर्वी भारत में भी मिलता है, पश्चिमी भारत में भी मिलता है। तो आशा कर रहे हैं ये सीरीज आप लोगों को काफी पसंद आ रही होगी। कल इसके बारे में विस्तृत और डिटेल अध्ययन करवाएंगे लोयुगियन संस्कृति के बारे में। उसके पश्चात महापाषाणी स्थल होगा, कल ही हो जाएगा। उसके पश्चात जो नेक्स्ट क्लास होगी, अगली क्लास, वो सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता पे आएगी। तो आप लोगों को ये क्लास काफ़ी पसंद आ रही होगी। जितने भी लोग पूरी क्लास देखते हैं या वीडियोस के द्वारा लेक्चर्स अटेंड करते हैं या बनाते हैं तो उस पर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।